यहाँ लिखा है कि भईगति सांप छचूंदर केरी, उगलत बने न लीलत हेरी। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कथा है, शायद आपने नहीं भी सुनी होगी, तो सुनते रहिएगा पूरी, बहुत मजा आएगा आपको। और एक अच्छी चीज आपको मिलेगी सुनने को कि स्वर्ण रेखा सूर्पणखा कैसे बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का कार्यक्रम रामायण के अनसुनी कथाएं, जिसमें आज हम बात करेंगे जो रावण की बहन थी, जिनको पूरे रामायण में सूर्पणखा मैंने भी बचपन से यही सुना है, लेकिन आचार्य कमलेश मिश्र आपको बताएंगे उनका वास्तविक नाम क्या है, जो मुझे भी अब पता चल चुका है। उनका वास्तविक नाम था स्वर्ण रेखा। कैसा व्यक्तित्व थी और जो लड़ाई हुई श्री राम में और रावण में, उसमें उनका क्या योगदान था, कैसे उन्होंने शायद उस लड़ाई की शुरुआत की, वो सारी कहानी आज आचार्य जी से जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आचार्य जी, स्वर्ण रेखा या सूर्पणखा वो बताएं। देखिए, जो प्रचलित नाम है उनका जी, वो सूर्पणखा के नाम से हम लोग जानते हैं। हाँ। प्रायः सभी लोग जानते हैं और कथाओं के अंदर में भी जो वक्ता लोग वक्तव्य में हम लोगों तक पहुंचाते हैं, वो प्रायः रावण की बहन को सूर्पणखा के नाम से और एक नेगेटिविटी में उसको हमारे पास तक पहुंचाते हैं। नेगेटिविटी में हम कब पहुंचाएंगे, जब हम उनके अनुचरण देख लेंगे। कथाओं के अंदर में बहुत सारे, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का उल्लेख किया, सबसे पहले हम यहाँ आते हैं कि जब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका उल्लेख, रामायण का उल्लेख किया, तो उन्होंने अपना जब उल्लेख किया उस सद्भाव को लेकर के किया। उन्होंने कहीं किसी को गलत दृष्टि से नहीं दिया। चौपाई के अंदर में जो भावार्थ दिए गए, उन भावार्थों में एक चौपाई के कई भावार्थ हैं, अनेक भावार्थ हैं। अच्छा। तो हमारा जैसा विषय होगा, जैसा हमारा मन होगा, उसी प्रकार से हम चौपाई का भावार्थ घटा करके और पब्लिक के सामने पेश कर देती हैं। अच्छा। ठीक है ना। तो वक्ता के भाव के ऊपर सारी कथाओं को निर्धारित करते हैं। अब विषय आता है कि सूर्पणखा, हमने भी नाम सूर्पणखा ही सुना। जब हम पहुँचे इस पे तो हमें देखने के लिए मिला कि ये स्वर्ण रेखा कन्या है। सूर्पणखा अति निपुण थी, अति सुंदर थी, बलवान थी और सौभाग्यशाली थी। सद्बुद्धि की प्राप्ति थी उनको दुर्बुद्धि की प्राप्ति कहाँ हुई और क्यों हुई और कैसे हुई, जिस वजह से ये स्थिति उनके सामने आई। और उसी समय से वक्ताओं का भाव भी चौपाई के आधार पे वो उसी क्या उनका जो शक्ल सूरत थी वैसी थी जैसी ये दिखाई गई है रामायण में, कि वो अति सुंदर थी, अति सत्यभामा से भी सुंदर थी। हाँ, लेकिन रामायण में, जैसे मैंने रामायण देखी, उसमें दिखाया कि वो राक्षसी उनका जो कुरूप हुआ है। हाँ। जब उनके साथ में अवघात भाई ने किया। अच्छा। उनके भाई रावण ने ही सूर्पणखा के साथ में बहुत विशाल धोखा किया था। अच्छा। जब भगवान रावण के साथ में राम के साथ में युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, तो इस बात की जानकारी जामवंत जी को लगती है। उस समय जामवंत जी जम्बू तवी के किनारे पर तपस्या में लीन थे, तो इस बात की जानकारी लगती। तो उसी समय भगवान राम के पास में जामवंत जी पहुंचते हैं रात्रि काल में। तो रात्रि काल में लक्ष्मण जी पहरा पे खड़े हुए थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, काका भाई, इस समय आपका यहाँ आने का कारण मैं समझ सकता हूँ। कहें, जब प्रजा दुखी हो तो कारण को नहीं समझना चाहिए, उसकी निदान देखना चाहिए। जामवंत जी ने लक्ष्मण जी को प्रत्युत्तर दिया। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आराम कक्ष में हैं। कहले, इस समय आराम नहीं देखा जाएगा। जामवंत जी ने कहा। अच्छा। जामवंत मंत्री अति गूढ़ा लिखा है। जामवंत जी जैसा और कैकेयी जैसा कोई रामायण के अंदर में पात्र को मानता ही नहीं हूँ। इतने बुद्धि के अग्रीगण थे ये लोग। अच्छा। कैकेयी भी बुद्धि की अग्रीगण थी और जामवंत जी भी बुद्धि के अग्रीगण थी। कोई ऐसा नहीं है, साधारण नहीं है। तो जामवंत जी जब राम जी के पास में पहुँचते हैं तो राम जी ने कहा, काका भाई आप विराजें। कारण कहने लगे कि इस समय अपनी प्रजा संकट की तरफ प्रवेश कर रही है और संकट में आने का संकेत मिल रहा है। तो कहें क्या करना चाहिए। कहें, प्रभु यही तो मैं आपसे पूछने आया कि क्या करना चाहिए। कहें, आप बताएं। राम जी ने स्वतः जामवंत जी से पूछा कि आपका क्या मंतव्य है, वो बताएं। कहने लगे, प्रभु इस काम को आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो लक्ष्मण जी भी इस बात को सुन रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसा कौन सा काम है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही कर सकते और मैं नहीं कर सकता। कहें आप, तो जामवंत जी ने कहा, आप अभी छोटे हो, आप अभी पीछे रहिए,
जो हमारा वार्तालाप चल रहा है इसको पूरा होने दीजिए। हाँ। तो राम जी ने कहा कि फिर ये कैसे पूरा होगा? कहने लगे प्रभु बड़ी आसानी से हो सकता है ये काम, एक तीर और दो निशाने। कहने बताएं? तो कहने लगे प्रभु मेरी इच्छा है कि आप समस्त जीव और पत्र को सुलाने में सक्षम आप ही हैं और बाकी कोई नहीं है। सुला दो सबको। तो भगवान की कृपा से वो काम आप कर सकते हैं। हाँ। तो प्रभु मेरी इच्छा है कि आप समस्त जगत को सुला दें। अच्छा। उधर विद्युज्योवा को, शूर्पणखा के पति को रावण ने जब चढ़ाई करी रामादल के ऊपर, चढ़ाई की तैयारी चल रही थी, तो शूर्पणखा के पति को वहां से जगा लिया गया था। विद्युज्योवा उसकी स्वर्ण रेखा के पति थे, उनका नाम था विद्युज्योवा, बलशाली थे। वही आगे जाकर के बर्बरीक बने हैं। आगे जाकर के जो खाटू श्याम के नाम पे जाने जाते, वही आगे जाके बर्बरीक बने हैं। तो उनने विद्युज्योवा को जब जगाया गया तो विद्युज्योवा बहुत ही बड़ा निपुण और नीतिवान योद्धा था, नीतिवान योद्धा थे वो। तो नीतिवान, तो उन्होंने जब रावण के पास में पेश हुए तो उन्होंने कहा मतलब कोई छल कपट करके नहीं नहीं नहीं, रण बर हमेशा नीतिवान से ही होना चाहिए। तो नीतिवान योद्धा थे वो। तो जब रावण के दरबार में उनको पेश किया गया आए तो उन्होंने पूछा कि मुझे किस लिए जगाया गया, पहले मुझे उसका कारण जानना है। तो उनने, रावण ने उत्तर दिया कि हमारा रावण का जो दल है वो यहाँ पर निर्बल हो रहा है, तो हमने ये सोचा है कि आप जाकर के अगर आप ही काली युद्ध के लिए तैयार हो जाते तो हम लोगों को जाने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप रामादल के ऊपर फिर भी भारी पड़ेंगे, चाहे वो लाख हैं चाहे हजार हैं, तो आप भारी पड़ेंगे। तो मेरी इच्छा है कि आप रामादल से युद्ध करें। तो वहाँ पर विद्युज्योवा ने अपने मन को एकाग्र करके और राम के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार किया। तो जैसे ही वहाँ से लंका से विद्युज्योवा प्रस्थान करते हैं, रामादल के ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो इस बात की जानकारी जामवंत जी को होती है। तो जामवंत जी तो सारी अपनी तैयारी कर ही चुके थे, तो वो अपना गदा लेकर के रामादल में घूमता रहा। वहाँ कोई पत्ता हिलने वाला नहीं मिला, सब सोए पड़े थे। श्री राम ने सबको सुला दिया। हाँ। तो वहाँ से लौट करके, जब भाई सोए हुए के ऊपर असली छत्री, नीतिवान छत्री वार नहीं कर सकता। हाँ। भाई सोया हुआ आदमी में कैसे युद्ध करेगा वो? तो वो लौट करके घूमते फिरते युद्ध को ललकारते हुए और लंका वापस चले जाते हैं। तो जैसे ही रावण के ऊपर नज़र पड़ते, रावण की इनके आपस में दोनों के एक दूसरे के ऊपर नज़र पड़ती है, तो रावण ने फिर वहाँ पर कूटनीति से विचार किया ये तो गलत हो गया है। वो पहचान गए तो गलत हो गया। तो विद्युज्योवा ने कहा कि अब मैं बिना युद्ध करे सैन्य कक्ष में नहीं जाऊँगा, अब आप मेरे से युद्ध करिए। यही जामवंत जी चाहते थे कि ये बिना लड़े सोएगा नहीं और बिना लड़े रहेगा नहीं। तो जे यहाँ से जब इसको कोई लड़ने के लिए नहीं मिलेगा, इसकी भुजाएं अकुला रही हैं, तो जब इसको कोई लड़ने के लिए नहीं मिलेगा तो ये रावण के साथ में युद्ध करे, किसी ना किसी के साथ युद्ध करेगा, तो वहाँ कोई ना कोई योद्धा मारा जाएगा। ये जामवंत जी इसका उत्तर ले चुके थे। ठीक है। तो यहाँ रावण ने क्या किया, जब विद्युज्योवा लंका वापस पहुँचते हैं तो रावण ने यहाँ क्या किया कि रावण ने कहा कि आप मेरे, विद्युज्योवा ने कहा कि आप मेरे साथ युद्ध करें। तो रावण ने वहाँ जवाब नहीं दिया, कहले आप प्रतीक्षा करें। अगर वो रावण वहाँ मना करते थे तो भी मरते थे। हाँ। यहाँ लिखा है कि भईगति सांप छचूंदर केरी, उगलत बने न लीलत हेरी। हाँ। अगर मना करते तो भी मारा जाता हूँ, नहीं मना करता हूँ तो भी मारा जाता हूँ। हाँ। तो रावण ने वहाँ कूटनीति करी, क्योंकि रावण युद्ध में जीत नहीं पाता वहाँ। तो वहाँ कूटनीति करी उन्होंने। शूर्पणखा वहाँ उस समय लंका में ही निवास कर रही थी। अच्छा। तो मंदोदरी इस बात की, उन रावण की कूटनीति का प्रादुर्भाव जो उनके मन में चल रहा था उसको वो समझ गई। तो मंदोदरी जब वो शस्त्र को उठाने लेने के लिए अंदर गए तो मंदोदरी ने उनसे आग्रह किया कि महाराज आप जी अनर्थ कर रहे हैं, आपका बहनोई है वो, आप अनर्थ करने जा रहे हैं। रावण ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना। अच्छा। और न ही मन में लिया। शूर्पणखा उस समय वहीं मौजूद थी। धोखे से वहाँ से अपने शस्त्र को लाते हैं और विद्युज्योवा की गर्दन उड़ा देते हैं। अच्छा। धोखे से उसको, छल से किया कूटनीति, इसको कूटनीति। जब वहाँ बहन खड़ी थी, देख रही थी सारी चीजें, तो शूर्पणखा ने रावण से कुछ नहीं बोला वहाँ। अच्छा। रावण से एक चौपाई का, उन्होंने चौपाई के द्वारा रावण को एक संदेश दिया कि तुम सम पुरुष, वहाँ भाई का सूचक नहीं दिया। यहाँ पर पकड़ने वाला विषय यहीं आता है। अच्छा। इसमें बहुत बड़ा मर्म छुपा हुआ है। हाँ। कि तुम सम पुरुष, भाई है तो पुरुष की संज्ञा देने की यहाँ क्या आवश्यकता थी? भाई आपका भाई है, आप उसको पुरुष थोड़ी कहोगे, भाई ही बोलोगे या जो बोलते वही बोलोगे। वहाँ तुम सम पुरुष, न मो सम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं देखा मैंने आज तक,
तुम मेरे जैसी अब नारी नहीं देखोगे। अच्छा, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कथा है, शायद आपने नहीं भी सुनी होगी, तो सुनते रहिएगा पूरी, बहुत मजा आएगा आपको और एक अच्छी चीज आपको मिलेगी सुनने को कि स्वर्ण रेखा सूर्पनखा कैसे बनी और वो एक सकारात्मक छवि नकारात्मक कैसे हुई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।